स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, मैं LK झा, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से दरोगा सेट नंबर 2 के मॉडल क्वेश्चन के आंसर के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग दरोगा के बिहार दरोगा के मॉडल 2 की जो GS में आर्ट पेपर और मिसलेनियस है उसके डिस्कशन पिछले बार हमने 1 का किया था, अब 2 का करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। तो दोस्तों प्यारो, ये डॉम ऑफ द रॉक नाम का जो जेरूसलम में है वह मुसलमानों के लिए पवित्र जगह है। जैसा कि आप जानते हैं, जेरूसलम को हॉली सिटी यानी पवित्र नगर कहा जाता है। जेरूसलम वह स्थान है जहाँ तीन धर्मों की महत्वपूर्ण जो है, वहाँ हम देखेंगे जेरूसलम में मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीन धर्मों का ये मिलान स्थल है। कहने का अर्थ है कि जेरूसलम में तीन धर्मों का विशिष्ट महत्व है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भारी विवाद रहा है। गोलन पहाड़ी को लेकर, गाजा पट्टी क्षेत्र आदि को लेकर कई बार अरब देशों से इजराइल का युद्ध भी हुआ है। तो जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक जो है ये अल हराम मस्जिद है। अल हराम मस्जिद से जुड़ा हुआ है जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है। और यह एकमात्र दुनिया का नगर है जो तीन धर्मों के लिए पवित्र है, इसलिए पवित्र नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में है। तो हम देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व के जो प्रमुख उपदेश है, जरूरत है, देश की राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, एकदम सही है। देश की सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ये भी है। लोगों को नैतिक तथा आचरण संबंधी मापदंड निर्धारण करना, ये नहीं होगा। देश की पुलिस राज स्थापित करना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो प्रश्न आंसर होगा जो सबसे नियरेस्ट है, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य भी हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम 40 अनुच्छेद की चर्चा करते हैं तो वहाँ जो है प्रजातंत्र का बात होता है, पंचायती राज की बात होती है। लेकिन इसका नियरेस्ट आंसर जो होगा सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र। भाग 4 जो नीति तत्व है भारतीय संविधान के, वह 36 से 51 अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है जो आयरलैंड से लिया गया है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है। इसके द्वारा भारत में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। तो मूल रूप से इसका आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के लिए जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि इसके विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। कहने का अर्थ है हम इसके विरोध में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये जो जनमत द्वारा जो सरकार जनमत का अवहेलना नहीं कर सकती है, क्योंकि चुनी हुई सरकार होती है, फिर 5 साल बाद उन्हें चुनाव में आना होता है, इसलिए इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्द में नीति निर्देशक तत्व की जनमत से ही अंतिम निर्णय होती है। नीति निर्देशक तत्व में हम जैसा कि जानते हैं कि 51 अनुच्छेद बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चा की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग बढ़ाने में, विकास में, समृद्धि में जो है राज्य को सहयोग करने के लिए कहा गया है। प्रश्न 5 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर संबंधित अनुच्छेद 370 जो संविधान निर्माण के अंतिम चरण में अक्टूबर 1949 ईस्वी में अनुच्छेद 370 जोड़ी गई, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट अधिकार दिया गया था। और इस विशिष्ट अधिकार का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई वह 14 मई 1954 को हुई, जब आर्टिकल अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया। इस 35A के द्वारा हमारे अध्यादेश लाया गया, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे।
इस अध्यादेश के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा को एक विशिष्ट अधिकार दिया गया कि वह नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है और विशेष कानून के तहत हम देखेंगे जम्मू कश्मीर को भारत से अलग बहुत सारे जो अधिकार वहाँ के नागरिक को दिया गया। फिर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के लिए 1957 में एक नई संविधान बनाई गई, उसकी एक नई झंडा थी। कहने का अर्थ है भारत एक राष्ट्र, लेकिन यहाँ दो राष्ट्र की प्रवृत्ति जम्मू कश्मीर संदर्भ में हम देख सकते थे। वहाँ दोहरी नागरिकता थी, वहाँ बहुत सारे बंधन, भारत के व्यक्ति वहाँ अस्थायी रूप से रह नहीं सकते थे। इन सभी प्रश्नों का जो है भारी विवाद बना हुआ था। अंततः हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रारंभिक दौर में अगस्त में 5-6 अगस्त 1919 को एक जम्मू कश्मीर संबंधित विधेयक लाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटा दिया गया और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर याद रखना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये डेट 31 अक्टूबर 2019 को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो आर्टिकल 370 भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन ये आर्टिकल हमेशा आपको जीएस में प्रश्न पूछती जाएगी कि आर्टिकल 370 किससे संबंधित था, क्या था, ये जानने का आपसे हमेशा प्रश्न रहेगी। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ क्या है। तो आपातकालीन शक्तियाँ का राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रीय आपात 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात का 360 आर्टिकल में चर्चा है। अल्पसंख्यकों की विशिष्ट प्रावधान, तो अल्पसंख्यकों के लिए हम देखेंगे कि 29-30 अनुच्छेद भी अल्पसंख्यकों को अधिकार देती है, जो उन्हें विशिष्ट शैक्षणिक आदि संस्था, लिपि, भाषा आदि में वे बनाएंगे और वित्तीय सहयोग देने में राज्य अल्पसंख्यकों, भारत सरकार या राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करेगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख 368 आर्टिकल में है, जिसके द्वारा भारत में संविधान संशोधन की जाती है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की संशोधन का उल्लेख किया गया है। छठा प्रश्न है, आई वॉन्ट द कल्चर फॉर ऑल द लैंड टू वी ब्लो अबाउट माई हाउस एज ए फेयरली एज ए पॉसिबल। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। उनका कहना है कि हम दुनिया के किसी भी कल्चर को, किसी भी विचार जो अच्छा विचार है उसको हम ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, लेकिन अंततः हम जो संभव है वही करेंगे। कहने का अर्थ है कि हम दूसरे के कल्चर, दूसरे की संस्कृति, दूसरी की परंपराओं को अपना सकते हैं, लेकिन जो प्रोबेबल हो, जो संभव हो। दूसरे शब्द में महात्मा गांधी दुनिया के प्रत्येक धर्म के विचार, उनकी भावना, उनकी संस्कृति, उनकी लिपि, हर क्षेत्र में वे प्रभावित थे और उनका कहना था कि हम सबके साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। जिस तरह धर्म पर महात्मा गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि सभी धर्म के प्रति आदर रखो, लेकिन आस्था अपने धर्म के प्रति रखो। उनका कहना था कि सभी धर्म के प्रति आदर भाव रखो, लेकिन आस्था अपने धर्म के प्रति रखो। इसी प्रकार का विचार इस सेंटेंस से महात्मा गांधी बताने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका कहना था कि मैं अंतर्राष्ट्रीयवाद हूँ, यानी कि हम विश्व आत्मा में विश्वास करते हैं, विश्व शांति में विश्वास करते हैं, विश्व शांति से ही भारत में भी शांति होगी। विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही एक भाग भारत भी है, इसलिए जब विश्व में शांति समृद्धि होगी तो भारत में स्वतः ही शांति समृद्धि फैलेगी। जवाहरलाल नेहरू, मैं एक समाजवादी हूँ, यह विचार जो है जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि उन्होंने अध्यक्षीय भाषण 1936 में लखनऊ अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया था कि मैं एक समाजवादी हूँ। श्री अरविंद घोष जो है, उनका कहना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता शरीर की स्नायु है। जिस तरह शरीर के लिए श्वास लेना जरूरी है, उसी प्रकार राजनीतिक को स्वतंत्रता, यानी मानव को स्वतंत्रता मिलना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। प्रश्न 7 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में शुरू किया गया था। हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो है ये प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, जिसका उद्देश्य था कि प्रारंभिक शिक्षा
संस्थानों में जो भी आधारभूत ढांचाएं हैं उसमें सुधार करना है, उसको बढ़ाना है। जिस तरह प्रारंभिक समय में हमारे देश में आधारभूत ढांचा काफ़ी कमज़ोर थी, अभी वर्तमान में काफ़ी मजबूत हुई है, फिर भी बहुत सारे जो समसामयिक दृष्टि से तकनीकी रूप से जो लेस करना है उसमें कमी है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत सुविधा देना था, जिसमें एक नारा था कि 2 शिक्षक 2 कमरे, यानी पहले देखा गया था कि कमरे कम है, वहाँ किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं, प्लेग्राउंड नहीं है, जो फ्रेशिंग नहीं किया हुआ है, दीवार नहीं घेरा हुआ था, वहाँ टॉयलेट वगैरह शौचालय आदि की कमी थी। इन समस्याओं को सुधारने का ही प्रारंभिक एक शुरुआत थी जो राजीव गांधी सरकार द्वारा की गई थी, जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा गया, ताकि आधारभूत यदि सुविधा हम देंगे तो वहाँ साक्षरता आदि में विकास होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा देना, यानी एक दूसरे से जुड़ना, पहला है। दूसरा है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। तीसरा जो है भुगतान और संतुलन सही करना। तीसरा निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में बढ़ाना होता है। कोई भी राष्ट्र चाहता है कि हम दूसरे देश के साथ व्यापार करें, अधिक से अधिक वहाँ का मौद्रिक आय हम अर्जन करें, और वह जब मौद्रिक आय किसी राष्ट्र के पास आएगा तो वह निश्चित ही उस देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जाती है। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि एक समय था, अंग्रेज के आने से पूर्व भारत विश्व के जो है 17% से अधिक व्यापार करती थी, यानी 100 रुपया दुनिया में यदि कहीं सामान बिक रही है तो 17 रुपया से अधिक भारत की थी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार यहाँ रहने लगी, धीरे धीरे काफ़ी गिर गई और स्थिति हम 1% से नीचे आ गए थे। वर्तमान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 2% है, 1.89%, यानी विश्व में 2% लगभग जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। एक शब्द आता है व्यापार के सेंस में बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं हो, न आयात हो और न निर्यात हो। आज दुनिया में खुली हुई अर्थव्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। व्यापार बढ़ाने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रौद्योगिकी विकास को, गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करती है, विभिन्न प्रकार की सुविधा देती है, यहाँ तक कि मुद्रा का अवमूल्यन भी की जाती है। मुद्रा का अवमूल्यन करने का भी उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, अधिक से अधिक हम व्यापार करें और निर्यात को बढ़ाएं। इसके लिए हमें अधिक से अधिक जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, अधिक से अधिक हम लाभ कमाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत और चीन के व्यापार सबसे अधिक होती है, लेकिन जो परिस्थिति बन गई है वर्तमान में, इससे लगता है कि आने वाला समय में चीन से हमारी व्यापार में कमी आएगी। भारत का सबसे बड़ा साझेदार जो पहले अमेरिका थी, अभी दूसरे पदान पर है। 9वां प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो मध्य प्रदेश में है, ये नेपा नगर में 1955 में जो है ये अखबारी कागज़ की कारखाना खोली गई। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कागज़ की कमी है, विशेष रूप से अखबारी कागज़ की भारत में बहुत कमी है। हम अखबारी कागज़ मुक्त आयात पर हमारी निर्भर करती है। दुनिया में सबसे अधिक कनाडा देश है जो कागज़ की उत्पादन से जुड़ा हुआ है। भारत में कागज़ उत्पादन की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल से हुआ। आज भी भारत में कागज़ के उत्पादन में पश्चिम बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें टीटागढ़ की नाम सबसे अग्रणीय है। तो नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध होगा, जो 1955 में स्थापित किया गया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1958 ईस्वी से जो है भटनागर शांति पुरस्कार दी जाती है। इस पुरस्कार की एक बहुत बड़ी बात है कि युवा पुरस्कार है। वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला ये युवा पुरस्कार है, जिसमें अधिकतम उम्र 45 वर्ष है। उन्हीं को यह पुरस्कार दी जाएगी जिनका उम्र 45 वर्ष हो या उनसे कम हो। शांति भटनागर जो बहुत बड़े भारत के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह पुरस्कार रखी गई है 1958 से। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दी जाती है। जो 45 वर्ष से कम युवा जो भी वैज्ञानिक है, जो विशिष्ट कार्य किए हैं वैज्ञानिकों में, उनको ये पुरस्कार दी जाती है।
11वीं प्रश्न है, बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध हम देखेंगे ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में होगा। ये भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये भारत की सबसे ऊंची बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची बांध है। टिहरी बांध की भारी विवाद रही, पर्यावरण कारणों से टिहरी बांध के बारे में भारी विवाद उत्पन्न हो गया था, लेकिन फिर भी टिहरी बांध बनाया गया है। ये उत्तराखंड में है। भारत की सबसे कंक्रीट ऊंची बांध, सबसे कंक्रीट ऊंची बांध जो है ये भाखरा नंगल है। भाखरा नंगल ये भारत की, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न जो आती है उसमें हम लोग टीचर और स्टूडेंट की भी समस्या आती है। भारत की सबसे ऊंचा बांध या ऊंची बांध पूछा जाए, नदी सबसे ऊंची बांध तो टिहरी बांध, और भारत की सबसे ऊंची कंक्रीट बांध पूछा जाए तो उसका आंसर होगा नांगल बांध। और भारत की सबसे लंबी नदी बांध तो उसका आंसर होगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है ये 4800 मीटर है, महानदी पर बनाया गया है। ये भारत का ही नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। विश्व की सबसे लंबी नदी बांध हीराकुंड बांध है। 12 प्रश्न है, थियानमेन चौक कहाँ है? तो थियानमेन चौक चीन में है, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन में ये एक बहुत बड़ी थियानमेन चौक पर हुआ था। थियानमेन चौक पर 4 जून 1989 को एक बहुत ही दुखदायक घटना घटित हुई थी। वहाँ चीन में लोकतंत्र लाने के लिए वहाँ के छात्र छात्राओं ने एक बहुत बड़ा जो है जुलूस निकाला, आंदोलन चला रहे थे, जिस आंदोलन को चीन सरकार ने पूरी तरह जो है नेस्त नाबूद कर दिया, जिसमें लगभग 10,000 व्यक्ति मारे गए। चीन में लोकतंत्र नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। लोकतंत्र लाने के प्रयास के लिए थियानमेन चौक पर जो शुरू हुई थी आंदोलन, जिस पर चीन सरकार ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन की कुछ नीतियां ऐसी रही है जो विश्व के लिए एक बहुत ही शांति के लिए खतरा बनी हुई है। विशेष संदर्भ में जिस तरह कोरोना वायरस हो या भारत चीन संबंध हो या दक्षिण चीन सागर हो, ये जो इनकी नीति है यह निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बहुत ही दुखदायक है। तो यह थियानमेन चौक, जहां पर लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को जो है क्रूरतापूर्वक सैनिक द्वारा टैंक चला के कुचल दिया गया था, यह इतिहास के, आधुनिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, जो 4 जून 1989 को हुआ था। तो थियानमेन चौक कहाँ है? तो चीन में है। 13वीं प्रश्न है, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? विभूति। विभूति मिसाइल 1991 में बनाया गया। ये मिसाइल जो है हमारे, ये नौका जो है ये मिसाइल से लैस है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1983 में भारत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और इसका श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में APJ अबुल कलाम को था। APJ अबुल कलाम के द्वारा जो भारत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया गया 1983 में, जिस कारण APJ अबुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत ने बहुत सारा मिसाइल बनाया है, जिसमें हम देखेंगे कि वर्तमान में अग्नि पीढ़ी की जो तृतीय और चतुर्थ स्तर की मिसाइल है, वह भारत की सबसे लंबी दूरी की रेंज की मिसाइल बन गई है। मैत्री जो अंटार्कटिका में शोध केंद्र है भारत सरकार का। 14 प्रश्न है, सूबा किस देश की राजधानी है? तो फिजी। फिजी देश की, जहाँ फिजी वह देश है जहाँ भारतीय मूल के व्यक्ति अधिक हैं, तो फिजी की राजधानी जो है वह सूबा है। कंबोडिया का नपेनहैन राजधानी है। मलेशिया का कोलालमपुर राजधानी है। और मालदीव की राजधानी जो है माले है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के सबसे निकटतम समुद्री देश माले है, जो हिंद महासागर में है।
और जहां पर चीन अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। हालांकि भारत सरकार हमेशा ही मालदीव को अपने एक अधिक से अधिक सहयोगी पड़ोसी देश मानती रही है। पंद्रह प्रश्न है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो जगमोहन डालमिया कश्मीर के पहले राज्यपाल थे। पूर्व में जगमोहन डालमिया कश्मीर के राज्यपाल थे। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसमें कश्मीर की समस्या और कश्मीर में आतंकवादी की जो परिस्थिति रही है, क्या रही है, इस पर इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर के जो राजा, जब भारत स्वतंत्र हुई उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो स्वतंत्र राज्य बनाने की अपनी अभिलाषा रखते थे ताकि वो हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने को पद स्थापित करें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, उस स्थिति में अंततः मजबूर होकर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने देशी रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। और फिर उस समय जो वहाँ के वजीर अर्थात प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, वे इस पर सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाए थे। लेकिन आगे चलकर भारत सरकार को कुछ शर्त रख दिया था जिसके कारण अलग जो है संविधान बनाना, 370 धारा लगाना आदि समस्या बनी। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को जब भारत में विलय हो गई कश्मीर का, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अंततः 18 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद दोनों देश के बीच युद्ध विराम हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 कंडीशन रखा था। डिक्सन योजना के अनुसार 3 कंडीशन थी। पहली थी कि दोनों युद्ध विराम करें। दूसरा था चीन को कहा गया, दूसरा पाकिस्तान को कहा गया कि आप वहां जाएं जहां 14 अगस्त 1947 को थे, यानी आप अपनी सीमा, रेड क्लिफ लाइन जो आपको मिला है उस सीमा के बाहर सेना ले जाए। और तीसरा भारत को कहा गया कि वहाँ हम जो है जनमत करवाएंगे, रेफरेंडम कराएंगे और जो क्षेत्र जहाँ जाना चाहेगा, जिनमें जाना चाहेगा उनको दे दिया जाएगा। चूँकि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बात को नहीं माना, उन्होंने अपनी सेना कश्मीर से नहीं हटाई, इसलिए और भारत सरकार चूँकि वहाँ बार बार लोकप्रिय सरकार बना रही है, स्वाभाविक है कि भारत सरकार अब कश्मीर संबंध में जनमत संग्रह को ठुकरा रही है। भारत से जो 1966 में ताशकंद समझौता हो या 1972 में जो शिमला समझौता हुआ, उसके द्वारा भी ये द्विपक्षीय मामला माना गया। हालांकि कश्मीर इस पर समस्या, कश्मीर मामला में पाकिस्तान हमेशा समस्या बनाए रखा। शुरू में अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया, वर्तमान में चीन जो है पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा सुलझाने में सबसे बड़ा अरंगा अटका रहा है। तो पीओके, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वह वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, जो 1947-48 में उसने सेना द्वारा जीत लिया था या उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। शेष कश्मीर भारत का अंग है जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसी संदर्भ में जो 1990 के दशक में 1990 के दशक में जो भारत में आतंकवादी फैला, उसी के संदर्भ में जगमोहन डालमिया जो वहाँ के राज्यपाल थे, उनके द्वारा माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जैसे पुस्तक लिखी गई है। 16 प्रश्न है, कौन सा गरम दल के नेता थे? तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में गरम दल और नरम दल बहुत ही चर्चित है और इन दोनों के बीच विवाद और इन दोनों के जो नियम कानून है उनमें कुछ अंतर थी। हालांकि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही था, भारतीयों का सहयोग करना, भारत को अधिक से अधिक बेहतर बनाना, ब्रिटिश सरकार को कमज़ोर करना और धीरे धीरे भारत को अपने लक्ष्य तक पहुँचना, यानी स्वतंत्रता के मंजिल तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करना। लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर थी कि नरम दल इसको अंग्रेज से लेने के लिए उनके साथ सहयोगात्मक नीति अपनाते थे, जबकि गरम दल का कहना था कि अधिकार मांगा नहीं जाता है, छीना जाता है। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक का भी स्टेटमेंट 1916 में जो है होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आंदोलन के समय, उन्होंने होम रूल आंदोलन के समय में कहा था कि मैं अधिकार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारत में
जो गरम दल है, गरम दल के लाल पाल 3 बड़े हीरो रहे हैं, नायक रहे हैं, जिसमें बाल गंगाधर तिलक सबसे आगे रहे हैं। भारत में यदि कहा जाए कि उग्र विचारधारा का जनक तो बाल गंगाधर तिलक हैं, जिन्होंने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों के द्वारा अपने विचार को बहुत तेजी से फैलाया, राष्ट्रवाद को बढ़ाया। और हम जैसा कि जानते हैं कि वैलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि यदि भारत में कोई व्यक्ति अशांति का, यानी ब्रिटिश भारत राज्य में यदि कोई समस्या है, अव्यवस्था है, आतंकवादी फैला या विचार उग्र हो रहा है, तो उसका जनक माना है बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के नेता थे। महात्मा गांधी, जैसा कि हम उदारवादी विचार से जुड़े हुए हैं, लेकिन जेके गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरो जी, ये दोनों उदारवादी नेता थे। तो गरम दल के 3 बड़े हीरो थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक तीनों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। 17 प्रश्न है, ईसा के 483 वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो हम देखेंगे कि राजगीर। जैसा कि आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में जो सभा आयोजित किया था उसे संगीति नाम दिया गया। आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की सभा जो सम्मेलन हुई थी उसे क्या कहा जाता है, तो संगीति। और जैन धर्म में जो सभा हुआ है उसको कहा गया है महासभा। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई है, जिसमें पहला संगीति जो हुआ है वो 483 BC में कब हुआ? जब महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो गई। महापरिनिर्वाण हो गई तो पहली बौद्ध संगीति जो है ये अजातशत्रु के समय में हुआ, जिसमें महाकाश्यप जो थे इनके अध्यक्ष थे। दूसरी, ये तो पहला हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति शताब्दी समारोह, बुद्ध के जो जयंती कहा जाए, सौवीं जयंती पर जो है 383 BC में, 383 BC में हुई। और ये कहाँ हुआ? वैशाली में। इसके सवा कबीर जो थे, इनके अध्यक्ष थे, और राजा का नाम था कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के समय हुआ, लगभग 255 BC के आसपास में हुआ, मौगली पुत्र तिस्त की अध्यक्षता में हुआ। और तीसरी बौद्ध संगीति की उद्देश्य क्या था, माने क्यों हुआ? पहली बौद्ध संगीति बुद्ध के मरने के बाद उनके विभिन्न प्रकार के जो उपदेश है, उनके विचार है, उसको संग्रह करने के लिए किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति उनकी 100वीं जयंती पर की गई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक द्वारा अष्टावीर और महासंगीत में जो विभाग थी, 2 गुट में बट गई थी बौद्ध धर्म, उसको एक करने के प्रयास में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति का उद्देश्य बौद्ध धर्म में एकता स्थापित करना था। और तीसरी बौद्ध संगीति का एक बड़ी महत्वपूर्ण जो हम लोग को परिणाम रहे कि बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन गया। एक समय दुनिया की सबसे बड़ी धर्म बौद्ध धर्म हो गई, और यह विदेश में प्रचार करने का श्रेय अशोक को जाता है, अशोक के काल से हुआ था। और चतुर्बौद्ध संगीति जो है ये प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई, प्रथम ईस्वी सदी में कनिष्क के काल में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी या प्रथम सदी ईस्वी में हुआ, इसका समय कोई कंफर्म नहीं है डेट। और यह श्रीनगर के, कश्मीर के श्रीनगर कुंडलवन कह सकते हैं, जहाँ हुई, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अशुघोष थे। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीति हुई उसके अध्यक्ष किनके काल में हुआ, क्या कारण था, क्या परिणाम रहा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछी जाती रहती है। आपको इस पर ध्यान देना है। यहाँ 4 जो प्रश्न, चारों बौद्ध संगीति है, यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछने की हमेशा प्रवृत्ति रही है। 18 प्रश्न है, 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया? तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में किया गया। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश सरकार भारत में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन आ गया, राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था, लेकिन अखिल भारतीय स्तर के पहला आंदोलन शुरू हो गया। इस कारण
ब्रिटिश सरकार भारत में अब हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को बांटकर राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था। जैसा कि हम जानते हैं कि आगा खां के नेतृत्व में 19 अक्टूबर 1906 में एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलने गया, जो भारत के वाइसराय थे। उनके सचिव गोल्ड स्मिथ ने कहा कि आप एक पहले संगठन बनाओ, फिर आपको जो मुँह मांगा हम, यानी जो चाहोगे वो देंगे। इन्हीं क्रम में हम देखेंगे कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बैठक होगी और वहाँ के ढाका के नवाब नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में ढाका में एक सम्मेलन हुई और उसी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को चुनना हो तो आगा खां को चुनना हो। यदि उसका नेतृत्व किसके अध्यक्षता में हुआ तो ढाका के नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में हुआ। इसका पहला जो वार्षिक अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। मुस्लिम लीग का प्रारंभ में उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों का हित साधना था, यानी मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं उन्हें अधिक से अधिक लाभ देना है। लेकिन आगे देखकर हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग में ये भारी परिवर्तन आया और मुस्लिम लीग एक राष्ट्रवाद से हटकर वह भारत विभाजन का आधार बन गया। यानी मुस्लिम लीग बाद में कांग्रेस विरोधी हो गए, राष्ट्र विरोधी हो गए और एक अलग राज्य जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान बना दिया। 19वां प्रश्न है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, उन्होंने कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय जो लॉर्ड कैनिंग थे और वहाँ कॉलिन कैंपवेल कानपुर में विद्रोह को दबा दिया। नाना साहब के सहयोगी में तात्या टोपे बड़े ही महत्वपूर्ण थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह भी नाना साहब से मिले और कुछ सहयोग प्राप्त मिलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने का प्रयास किया। नाना साहब अंततः शुरू में कानपुर पर तो अधिकार कर लिया गया, लेकिन बाद में जब वहाँ दबाव बना तो फिर ये नेपाल चले गए। लक्ष्मीबाई जो राजा गंगाधर राव की पत्नी थी, झांसी की रानी की बागडोर संभालने के बाद झांसी को 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने विलय कर लिया था। हड़प नीति के तहत लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को राजा बनाना चाहते थे। तो 1857 के विद्रोह में इन्होंने भी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ जनरल हरियोज ने लक्ष्मीबाई के विरुद्ध झांसी पर अधिकार किया, यानी सफलता पाया। तात्या टोपे की सबसे बड़ी बात है कि ये 1857 के विद्रोह के अंतिम हीरो हैं, यानी अंतिम शहीद होने वाले 1857 के तात्या टोपे हैं, जिन्होंने खेतरी राज में रहकर छापामार युद्ध किया, लेकिन मान सिंह के कारण इन्हें पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश के जेल में तात्या टोपे को फांसी दे दिया गया। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित राज्यों में किसका अधिकरण लॉर्ड डलहौजी द्वारा लेफ्ट नीति के तहत नहीं किया गया? तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा दिल्ली को द्वारा जो है लेफ्ट नीति के द्वारा डलहौजी द्वारा नहीं किया गया। डलहौजी के लेफ्ट नीति यह है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति यह है कि जब कोई राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो तो उस राज्य को ब्रिटिश सरकार छीन लेगी, अपने राज्य में विलय कर लेगी। सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में ऐसा इन्होंने सतारा राज्य को मिला के किया। फिर हम देखेंगे जेतपुर संबलपुर को 1849 में, वघट को 1850 में, 1852 में जो है उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को इन्होंने इस तरह मिला लिया। सबसे बड़ी बात, डलहौजी द्वारा 1856 में एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न हो गया, 1856 में अवध राज को भी मिला लिया गया। अवध राज को मिलाने का कारण बताया गया क्या? मेल एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासन, यानी वहाँ शासन अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि वहाँ के राजा तो थे, वहाँ के वारिस भी थे, यानी उत्तराधिकारी भी थे। इस स्थिति में हम देखेंगे कि 1856 में डलहौजी ने जो है कुशासन के आधार पर, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अवध राज को भी मिला लिया। तो हड़प नीति
को लॉर्ड केनिंग ने समाप्त किया, डलहौजी ने इसे शुरू किया था। 21 प्रश्न है, सातवाहन वंश में गोदावरी नदी तट पर एक बड़ा नगर है तो प्रतिष्ठान जिसे उस समय पैठन कहा जाता था। ये पैठन जो थी ये उस समय सातवाहन वंश की राजधानी थी। जैसा कि आप जानते हैं सातवाहन वंश ब्राह्मण वंश थी और सातवाहन वंश के सिमुक इसके संस्थापक थे। और सातवाहन वंश के काल में जो है पैठान जो राजधानी बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मंडी भी बन चुका था। सातवाहन वंश के बारे में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सातवाहन वंश में मात्र सत्तात्मक समाज थी। भारत में दो ही समय इतिहास में मात्र सत्तात्मक समाज देखने को हमें मिलती है, एक सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता और दूसरा सातवाहन काल। सातवाहन काल में माता को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, जैसा कि उनके पिता के माने उनके राजा के नाम के पुत्र के नाम से पहले यानी राजा के नाम अथवा पुत्र के नाम से पहले माता का नाम लगाया जाता था। कोरकई जो है ये बहुत बड़ी जो है मोती का बंदरगाह, संगम काल में मोती के बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध, देश विदेश से यहाँ व्यापार होती थी। और अर्कीमेडू भी जो है यहाँ रोम बस्ती मिली है। यानी संगम काल में प्रारंभिक दक्षिण भारत के इतिहास में विदेश से व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण रही। व्यापार एक तरफा भारत के पक्ष में थी और जैसा कि हम जानते हैं कि रोम की यहाँ बस्ती मिली है और यहाँ का सामान रोम और यूरोप में भारी मात्रा में मिली है। हम जानते हैं कि प्लिनी जो नेचुरल हिस्ट्री लिखी है उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने भारत को अधिक से अधिक अपने देश का बहुमूल्य द्रव्य भेजने पर उन्होंने दुख व्यक्त किया था। 22 प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 BC में होगा। जैसा कि हम जानते हैं अशोक के 13वें बृहत शिलालेख जो है, बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा है। यहाँ कलिंग युद्ध 2-3 बड़े प्रश्न आपको हमेशा पूछने की प्रवृत्ति रहती है कि कलिंग के राजा कौन थे। तो कलिंग के राजा नंदराज थे, पद्मावती वहाँ की रानी थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली या तोसली जो कलिंग की राजधानी थी। एक बड़ी प्रश्न कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया? तो कलिंग पर आक्रमण करने का सबसे मुख्य कारण था कि कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था और मौर्य वंश के कमजोर शासक के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। इसके अतिरिक्त कलिंग यानी उड़ीसा हाथी के लिए, जंगल के लिए और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ के लिए बड़ी ही बहुमूल्य थी। समुद्र तटीय क्षेत्र से व्यापार, पूर्वी व्यापार से जुड़ती थी, समुद्र तट दक्षिण जाने की मार्ग बनती थी। इन सभी कारणों से और एक और कारण जो मगध, चूंकि मगध का शासन कहाँ तक है? अफगानिस्तान तक। तो जब अफगानिस्तान तक जिस मगध राष्ट्र का यानी मौर्य वंश का शासन अफगानिस्तान तक हो, उसके अपने पड़ोस में यदि कोई शक्तिशाली राज्य हो तो उसको जीतना अनिवार्य मानते थे और अशोक इसी कारण युद्ध किया। जैसा कि हम जानते हैं कि 13वें बृहत शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा किया है, जो जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो भारत में सबसे भीषण युद्ध थी। यानी इतनी खून खराबी भारत के किसी अन्य युद्ध में देखने को नहीं मिलती है। तो कलिंग का युद्ध 261 BC। 273 में कलिंग अशोक राजा बने थे और 269 में उन्होंने राज्याभिषेक किए थे। 26 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब लाया गया? तो 1948 में मानवाधिकार प्रस्ताव लाया गया। 10 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष जो है मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं और 1967 से मानवाधिकार को सार्वभौमिक के लिए एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार प्रस्ताव कब लिया? तो 1948 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बनाया गया और इसके अध्यक्ष वही हुआ करते थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड हो, लेकिन अभी अभी संशोधन किया गया है। अब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मानवाधिकार जिसके HL दंतु अभी जो है उसके अध्यक्ष है मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। भारत में मानवाधिकार आयोग 3 स्तर पर, 2 स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग में मानव से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि समस्या हो, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा या किसी संस्थान द्वारा किसी भी स्तर पर यदि मानवता की हानि पहुंचता हो अथवा क्षति पहुंचता हो, तो उस पर ये जो है सरकार को सिफारिश करती है
कि ऐसा करने से रोके अथवा उसका सही से निदान हो। ऐसा ना होना चाहिए। 27 प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ तो इटली, रोम नहीं, इटली के फ्लोरेंस निवासी लाइफ डिवाइडेंड के लेखक दांते से जो है इटली के फ्लोरेंस निवासी थे। ये फ्लोरेंस निवासी दांते से जो लाइफ डिवाइडेंड के लेखक है, इनसे इटली से, रोम से नहीं, फ्लोरेंस से कहा जाए कि इटली से पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण, रेनेंस का अर्थ होता है कि हम जगे हुए थे, बीच में हम सो गए, यानी हम पहले बेहतर थे, बाद में हम में कुप्रथा आ गई, हम में बहुत सारी खामियां आ गई, अंधविश्वास आ गई, रूढ़िवादियां विचार आ गई, उसको सुधार करके, उसको समाप्त करके फिर हम नवीन विचार, जो हम पूर्व में बेहतर, हमारी सशक्त विचार थी, बेहतर विचार थी, उसको पुनः लाना। जैसा कि हम जानते हैं कि इटली से पुनर्जागरण शुरू हुआ और उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो ईसाई धर्म थी उसमें काफ़ी कुप्रथा और भ्रष्टाचार आ गई थी। उसको दूर करने के लिए ही जो ये पुनर्जागरण शुरू हुआ यूरोप में। यदि भारत के संदर्भ में कहा जाए कि पुनर्जागरण कब शुरू हुआ, तो बड़ी विडंबना है कि 500, 450 से 500 वर्ष का अंतर मिलेगा। 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण हुआ और वहाँ 14वीं 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का हम स्पष्ट रूप से चिन्ह देखने लगे थे। तो कहने का अर्थ है कि भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुआ और उसमें राजा राम मोहन राय सबसे ऊपर है। यानी भारत में राजा राम मोहन राय का पुनर्जागरण में वही स्थान है जो यूरोप में दांते का है, जो फ्लोरेंस इटली के निवासी थे। तो पुनर्जागरण के द्वारा भारत में भी सामाजिक आर्थिक सुधार हुआ। इससे भारत में राष्ट्र समाज सशक्त हुआ और समाज सशक्त जब हुई तो धीरे धीरे राष्ट्र सशक्तता की ओर बढ़ी और अंततः भारत में एक सशक्त राष्ट्रवाद विचारधारा उत्पन्न हुई। तो पुनर्जागरण यूरोप में एक नई दिशा लाई। इसके प्रति धर्म सुधार भी मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया गया। लेकिन इसका एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा कि ये लोग राष्ट्रवाद से उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा और जिसका परिणाम हुआ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों पर यूरोपियन देश का औपनिवेश स्थापित करना। 28 प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक काल में हुआ? शाहजहां इसका आंसर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शाहजहां के बेबादल द्वारा जो है ये मयूर सिंहासन बनाया गया, तख्त ए ताउस। ये मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनाया गया। मयूर सिंहासन में एक बहुत बड़ी बात थी, कोहिनूर हीरा को भी जड़ित की गई थी। कोहिनूर हीरा जो है ये मीर जुल्मा कौन थे? पीएम थे। कहाँ के? गोलकुंडा के। औरंगजेब को दिया था शाहजहां के काल में, जब औरंगजेब दक्षिण के सूबेदार थे, राज्यपाल थे, तो मीर जुल्मा जो गोलकुंडा के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वजीर थे, उन्होंने दिया था और शाहजहां ने इसे अपने तख्त ए ताउस में जड़ित किया था। ध्यान रखना है, एक और प्रश्न यहाँ आप तक तख्त ए ताउस से बनता है, वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि 1739 में पूछा जाएगा कौन सा मुगल बादशाह अंतिम है जो तख्त ए ताउस पर बैठा? तो मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला का समय 1719 से 1748 तक है और 1739 में नादिर शाह जो ईरान के नेपोलियन कहे जाते हैं, उन्होंने जो है तख्त ए ताउस छीन कर ले गया। तो तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह का नाम होगा मोहम्मद शाह रंगीला। 29 प्रश्न है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो हम देखेंगे कोंकण पर्वत रेल जो है ये रेलवे कॉरपोरेशन पश्चिमी घाट से गुजरेगी। हम देखेंगे कि कोंकण रेलवे की स्थापना जो है 1900 कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना 1900 में हुई, 1990 में हुई। 1990 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। ये जो है 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे है जो पश्चिमी घाट
को जो है होकर गुजरती है, जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अनेक पुल, अनेक सुरंग बनाए गए हैं। और यह जो है दक्षिण पश्चिमी घाट में और महाराष्ट्र से दक्षिण जाने का एक बेहतर मार्ग उपलब्ध कराया गया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा, जो 1990 में स्थापित हुआ था। 760 किलोमीटर ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है। 30 प्रश्न है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु गुरु रामदास। गुरु रामदास की एक उपाधि है समर्थ, और इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है दास बोध। दास बोध का अर्थ है कि एक गुलाम का ज्ञान, यानी हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ। रामदास शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी को प्रभावित करने वाले 3 बड़े व्यक्ति थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे उनकी माँ थी, वह जिनका नाम जीजाबाई, दूसरा दादाजी कोंडदेव उनके संरक्षक, और तीसरे बड़े व्यक्ति थे जो उनके गुरु थे, जो रामदास। गुरु रामदास ने इनको कुछ वर्ड बताया जिसमें उनका कहना था कि उठो शिवा, अब समय आ गया है मराठा राज की रक्षा करने के लिए और गौ धर्म और ब्राह्मण का रक्षक बनने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवाजी को रामदास ने बताया कि 3 चीज दुनिया में सबसे बड़े होते हैं, उनसे कुछ नहीं। एक जो माँ जन्म देती है, दूसरा जिस भूमि पर जन्म लेते हैं, और तीसरा गाय, काव। इन तीनों को रक्षा करना धर्म होता है। और हम देखेंगे शिवाजी जैसा कि गौपाल रक्षक, ब्राह्मण धर्म पालक जैसे उपाधि भी धारण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवाजी के द्वारा दिए गए इनके विचार से ही मराठा राज की स्थापना में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। मराठा राज में तुकाराम भी जो है शिवाजी के समकालीन थे। एकानाथ ज्ञानेश्वर ये भी महाराष्ट्र के भक्ति काल के बड़े संत में शामिल हैं। तो हम देखेंगे कि रामदास के प्रभाव से आकर शिवाजी एक संगठित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाया, और गौ रक्षक, ब्राह्मण प्रतिपालक जैसे अनेक उपाधि इन्होंने धारण किया, जो रामदास से प्रभावित होकर ही इन्होंने किया। 31 है, अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? इथोपिया और सोमाली। इथोपिया और सोमाली को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी अफ्रीका को जानते हैं। अफ्रीका पिछड़े हुए विश्व के एक महादेश के रूप में अधिक जाना जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे अफ्रीका को तीसरी दुनिया का देश, और जो अल्प विकसित देश है उसे तीसरी दुनिया का देश भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे इसे काला महादेश भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे वहाँ भी विकास की ओर बढ़कर अधिक से अधिक जो है विकासशीलता का प्रभाव बढ़ने लगा है। 32 प्रश्न है, बुद्ध के जीवन में किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उनके 5 वहाँ शिष्य जो पहले उनके मित्र थे, वे जिनको 5 शिष्य उन्होंने बना दिया, जो पहले उनके साथ तपस्या किए थे। लेकिन बुद्ध जी ने जब खीर खा लिए, उसके बाद से वो समझा कि ये ढोंगी हो गए हैं, अब हम लोग इनको छोड़ दें। जैसा कि हम जानते हैं कि तो बुद्ध जी को जब उपदेश प्राप्त हुआ तो उन 5 शिष्यों को उन्होंने पहला प्रवचन दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। वहाँ वे 5 शिष्य में शामिल थे। महानामा थे, कोंडिये या कुंदन, वप्पा, भदिये और असगी, महानामा, कुंदन जो भी दोनों में नाम दें, ये इनके शिष्य थे। इनके धर्म चक्र परिवर्तन का लाया। बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी वन में हुआ 563 बीसी में, और मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं वह 483 बीसी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति जो है इन्हें 35 वर्ष के उम्र में निरंजना नदी के तट पर बौद्ध गया में प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और सबसे अधिक उपदेश जो है वे सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। और बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनार, बुद्ध जी की जो महापरिनिर्वाण हुई है वह कुशीनार में हुआ है, जिसे अभी कुशीनगर कहते हैं, उत्तर प्रदेश में है। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वह कुशीनार में दिया, कुशीनगर में दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। 34 प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्र की बीच की अधिकतम दूरी उससे अधिक दूरी नहीं हो सकती है, तो 6 माह। हम देखते हैं कि 85 आर्टिकल में यह लिखता है
कि सत्र की शुरुआत, सत्र की समापन जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा भंग भी 85 आर्टिकल के अधीन राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री का बात ही मानेंगे जो बहुमत दल का नेता हो। यदि कोई प्रधानमंत्री अल्पमत में आ जाए, फिर यदि राष्ट्रपति उसको कहे कि आप लोकसभा भंग करो, तो राष्ट्रपति के ऊपर है वो भंग करे चाहे नहीं। इसी में लिखा हुआ है कि 2 सत्र की बीच की दूरी 6 माह से अधिक ना हो, इस चीज़ को भी देखना हमारे राष्ट्रपति का काम है। तो 2 सत्र के बीच, जैसा कि हम जानते हैं भारत में वर्तमान में 3 सत्र चलती है। मानसून सत्र होती है, ग्रीष्मकालीन सत्र होती है, शरदकालीन सत्र होती है। सत्र में जितने भी महत्वपूर्ण जो विधेयक प्रस्ताव होते हैं वो अंतिम रूप से अधिनियमित करने के लिए पारित किए जाते हैं। हम जानते हैं सत्र का समय क्या होना चाहिए, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, वह अपने आवश्यकता अनुसार जो है उसकी निर्धारण की जाती है। तो 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक दूरी नहीं हो, यह जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 3 सत्र होती है। 35 प्रश्न है, उत्पादन शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है तो माल के बिक्री पर, जब हम माल के उत्पादन पर जब हम जो उत्पादन शुल्क, जब यदि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे उत्पादन शुल्क कहते हैं। उत्पादन शुल्क को 2 भाग में बांट सकते हैं। केंद्रीय उत्पादन शुल्क होता है जो केंद्र द्वारा शुल्क लगाया जाता है, और दूसरा राज्य के उत्पादन पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे राज्य उत्पादन शुल्क कहते हैं, जो राज्य सरकार की आय का, भारत सरकार की आय का एक समय था कि यह सबसे बड़ा आय का स्रोत था। अभी तो निगम कर सबसे बड़ा भारत सरकार की आय का स्रोत है, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर कहते हैं, जिसे कंपनी कर भी हम कह सकते हैं। लेकिन एक समय था कि सेल टैक्स भारत के सबसे बड़ा आय की स्रोत थी, अभी भी महत्वपूर्ण स्रोत है। 36 प्रश्न है, ISO 9001 प्रमाण प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल। तो हम देखेंगे ISO 9001 प्रमाण प्राप्त करने वाला ये दिल्ली है। दिल्ली के तिहाड़ जेल को यह अधिकार दिया है। ISO किसी विश्वसनीयता या प्रामाणिकता के कारण दी जाती है, यदि किसी क्षेत्र में बेहतर किया। इसी प्रकार हम देखेंगे हॉलमार्क जो आभूषण पर दी जाती है। आने वाला समय में हॉलमार्क जो है प्रत्येक सोने के आभूषण पर लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसी प्रकार इको फ्रेंडली मार्क, जिसे हम कहते हैं इको मार्क जो है जो उस पर लगाया जाता है जो कि पर्यावरण दृष्टि से अधिक जो है लाभकारी हो। एक मार्क हम जो है खाद्य पदार्थ वाले वस्तु पर एक मार्क लगाते हैं। इस सब का उद्देश्य होता है कि यह प्रमाणित है कि यह उपयोगी है और ये किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं करती है। जो आपका ये प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है, 37वां प्रश्न। इसका कोलेस्ट्रॉल होता है जिसमें वसा जम जाता है शरीर में, कि मानव के आहार में कौन सा तत्व हृदय रोग का मुख्य कारण बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल होता है। जो वसा के कारण, वसा हम लोग की ऊर्जा तो अधिक मात्रा में उत्पन्न करती है, लेकिन वसा अधिक लेने से यदि हम उसकी सही समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में वो जमते जाता है और इससे हृदय रोग जैसे समस्या अधिक जो है तेजी से उत्पन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं 58 प्रश्न है कि स्थल मंडल किसे कहा जाता है, तो स्थल मंडल का चट्टानों से बना पृथ्वी की बाहरी भाग। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थल मंडल चट्टान से बना हुआ पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं। हम जानते हैं कि सीमा सियाल और निफे, ये भूगर्भ रचना के 3 बड़े भाग है। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण स्थान है। सीमा में जो है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम का स्थान है। सियाल में जो है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण स्थान है। और नीफे में जो है लोहा प्लस निकेल का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसे हम कोड कहते हैं, जो आयरन की, जहां निफे यानी कि निकेल और आयरन की प्रधानता है, और इसे हम निफे सबसे मजबूत है, हालांकि वो गैसियस दबाव के कारण गैसियस अवस्था में है। पृथ्वी के जो सबसे बेस चट्टान है बेसाल्ट चट्टान है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, भूपटटी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है।
59 है, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों का भूमि जो है थाईलैंड को कहा जाता है। व्हाइट एलिफेंट के देश जो है थाईलैंड में हाथी, उजला हाथी पाया जाता है, इसलिए हाथी का देश, उजले हाथी का देश कहा जाता है। तिब्बत को जो है, तिब्बत के जो पठार है उसे विश्व का छत कहा जाता है। बर्मा में स्वर्ण पेगोडा का देश कहा जाता है। वहाँ स्वर्णिम यानी कि सोने के कलर के भारी मात्रा में पेगोडा बौद्ध धर्म से संबंधित पाए जाते हैं। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। प्रश्न 60 है कि बॉन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बॉन शहर जो है राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। एस्प्री नदी पर जो है बर्लिन शहर बसा हुआ है। एल्बे जो है डेजिंग शहर बसा हुआ है। और नीपर नदी पर कीवी शहर बसा हुआ है। हम देखेंगे कि बर्लिन, डेजिंग और यहाँ बॉन जो 3 आंसर है, ये तीनों का तीनों जो है जर्मनी में है। जैसा कि हम जानते हैं बर्लिन अभी जर्मनी की राजधानी है। कभी उत्तरी और दक्षिणी, जब बर्लिन उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी बनी हुई थी उस समय बर्लिन बॉन 2 देश की राजधानी थी। राइन जो है यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ राइन नदी जो है, जिस पर कोलेन शहर भी बसा हुआ है, यूरोप की सबसे अधिक व्यस्ततम नदी है, सबसे ज़्यादा उस होकर यातायात यूरोप में नदी सेंस में होती है। 61 प्रश्न है, संसार का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी, सेट में भी बताया था कि क्यूबा प्रशांत महासागर में है, जो चीनी के उत्पादन पर वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह केंद्रित है, इसलिए संसार को क्यूबा का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भी जो है भारी मात्रा में शक्कर उत्पादन की जाती है, चीनी उत्पादन की जाती है, लेकिन यहाँ चीनी के कुछ अंश जो है वह गुड़ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ चीनी का उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया जैसे देश जो है, जहाँ की रबर आदि उत्पादन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया आदि क्षेत्रों में रबर का, मसाले का अधिक उत्पादन होती है। फिलीपींस में जो है घरेलू सामान उपभोक्ता संबंधित दैनिक कार्यों वाले सामान अधिक बनाया जाता है। 62 प्रश्न है कि वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगाते हैं उसे हम फ्री पोर्ट कहते हैं। यानी फ्री पोर्ट का अर्थ हुआ है कि मुक्त व्यापार हुआ होता है जहां किसी भी प्रकार की आयात निर्यात पर कोई भी प्रकार का सीमा कर नहीं लगाया जाता हो। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 ईस्वी में गेट की स्थापना हुआ था। 1947 ईस्वी में गेट की स्थापना हुआ था, मार्च 1947 में। इसका उद्देश्य ही था कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ यानी समान व्यापार और शुल्क पर समान व्यापार समझौता, जिसको आगे चलकर और भूमंडलीकरण के दौर में 1990 के दशक में बढ़ाने का प्रयास किया गया। और हम जानते हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को एक संस्था बनी, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है गेट का ही अंतिम रूप है, जिसका अर्थ है कि कम से कम अधिक प्रशुल्क से व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाना। यदि हम शुल्क कम लेंगे तो व्यापार में गति मिलेगी। आज के वैश्वीकरण में यह एक ही साधारण प्रक्रिया हो गई है। 63 प्रश्न है, सुएज नहर निर्माण यातायात का प्रारंभ किया गया? तो 1869 ईस्वी में। हम जानते हैं कि 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेप्स द्वारा सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ किया गया। सुएज नहर जो है 2 सागर को जोड़ती है, वह है लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। 1869 में बनकर तैयार हुआ। 1872 से इसे शुरू किया गया। 168 km इस नहर की लंबाई है। इसकी चौड़ाई 365 m मैक्सिमम है। मिनिमम जो है वह 60 m है।
हम देखेंगे 15 से 16 मीटर इनकी गहराई है। स्वेज नहर बनने से भारत से व्यापार ब्रिटेन का तीव्र गति से होने लगा। इसका अर्थ है कि भारत को अधिक शोषित करने लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन स्वेज नहर निर्माण करवाया था, ब्रिटेन स्वेज नहर पर कब्जा रखा, लेकिन 1956 में इसके लिए एक बड़े युद्ध मिस्र के साथ लड़ा गया, जिसे हम स्वेज नहर के युद्ध कहते हैं। स्वेज नहर के युद्ध द्वारा कर्नल नासिर जो मिस्र के राष्ट्रपति थे 1956 ईस्वी में हम देखेंगे कि स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, यानी अभी मिस्र के प्रभाव में है। उससे पहले मिस्र तो स्वतंत्र था, लेकिन स्वेज नहर पर ब्रिटेन का कब्जा था। इसके लिए स्वेज नहर का युद्ध हुआ 1956 में। तो स्वेज नहर एक महत्वपूर्ण यातायात जलमार्ग का साधन वर्तमान में भी है। 64 प्रश्न है, सिफंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो सिफंक्स जो है मिस्र से संबंधित है। मिस्र में सिफंक्स एक ऐसे कल्पना किया गया है जैसे भारत या दुनिया के बहुत सारे देशों में मानव और जानवर के बीच संबंध, जिस तरह नरसिंह अवतार भारत में है। तो यहाँ भी देखेंगे कि सिफंक्स में जो है मुख जो है वह तो मानव का है, लेकिन उनके मुख के बाद यानी कि गर्दन से नीचे का जो भाग है वह शेर का या जानवर का दिखाया गया है। तो यह सिफंक्स एक काल्पनिक चित्रण है, जैसा कि भारत की पौराणिक कथाओं में मिलती है, और ये बड़े ही भव्यता के साथ बनाया जाता था। ये मिस्र से संबंधित था। मिस्र में पिरामिड भी जो राजा वहाँ के होते थे उनको जो स्मारक बनाया जाता था उनके मरने के बाद, उसे पिरामिड भी काफ़ी प्रसिद्ध मिस्र में रहा है। 65 प्रश्न है, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या। तो सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कुल 15 होती है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो उसका आंसर आप क्या देंगे? 15। जब प्रश्न पूछा जाए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर क्या देंगे? 10। माने कुल सदस्य तो आंसर देंगे 15। अस्थायी सदस्य तो 10। अस्थायी सदस्य तो आंसर देंगे 5। याद रखिएगा 15, 10, 5। 5 अस्थायी सदस्य है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। 10 अस्थायी सदस्य जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए सबसे मुख्य रूप से उत्तरदायी है। 66 प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है। भारत सहित G4 देश है जो सुरक्षा परिषद में अपना दावा पेश अस्थायी के लिए कर रहे हैं। 67 है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में है। 1961 ईस्वी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुआ। चितरंजन में जो है यहाँ भी कारखाना है, रेल इंजन बनाने की कारखाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि चितरंजन कारखाना जो है भारत के प्रारंभिक समय कारखाना है। पेरम्बदूर में इंट्रीगल बॉगी कोच फैक्ट्रिक है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्रिक जो है पेरम्बदूर में है, पेरम्बदूर जो है ये जो है तमिलनाडु में है, जहाँ से रेल से संबंधित सामान बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में रेल की पहली बार शुरुआत हुई और भारत में 1853 में चलाई गई। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है अमेरिका के पास है, चीन दूसरे स्थान पर आ गया है। 72 प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग भाग घेरती है। तो समुद्र पृथ्वी का लगभग 70% भाग घेरती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है अधिकतर भाग जल से भरा है, लेकिन फिर भी जल की समस्या है, जल संकट है। इसका कारण है कि मानव और जीव के लिए उपयोगी जो जल है वह लगभग 2.5% ही है, यानी 2 से 2.5% जल ही है जो मीठा जल है, जो मानव के लिए उपयोगी हो सकता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा तो अनुपात में दक्षिणी गोलार्ध से कम है। दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 90% जो है जल है। जल के संदर्भ में यदि हम देखा जाए तो प्रशांत महासागर सबसे जो है बड़ी महासागर है, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 भागों को घेरा हुआ है जल से। तो जो आपका प्रश्न है वह 70% इसका आंसर होगा। 73 प्रश्न है, रुपया पर सिक्का में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो
शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपया, चांदी का रुपया सर्वप्रथम बनाने का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है, जो 178 ग्रेन के बनाए जाते थे। शेरशाह ने चांदी का जो सिक्का चलाया 178 ग्रेन का, और तांबा का जो सिक्का चलाया यानी जीतल जिस मुद्रा को कहेंगे वह 380 ग्रेन का होता था। शेरशाह के सिक्का बहुत ही प्रभावशाली और कलात्मक थी, जिसको विसेंट स्मिथ ने कहा कि शेरशाह का सिक्का भारत में आधुनिक सिक्का के जनक है, यानी ब्रिटिश भारत में मुद्रा के जनक जो है वह शेरशाह के रुपया को माना गया है। यानी शेरशाह ने चांदी के जो रुपया चलाया वह ब्रिटिश काल और भारत में आधुनिक मुद्रा के रूपरेखा उनसे ही लिया गया है। इस प्रकार चांदी के जो सिक्का है वह शेरशाह द्वारा चलाया गया, अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। 74 प्रश्न है मनुष्य, ये साइंस का प्रश्न आ गया है। मनुष्य की शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो प्यूटरी ग्रंथि होती है। प्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, मानव की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह लीवर होती है, 1.5 से 2 किलो तक लीवर की वजन होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। 75 प्रश्न है लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? करावती। करावती लक्षद्वीप, जैसा कि हम जानते हैं कि लक्षद्वीप अरब सागर में हमारे द्वीप है जो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्षद्वीप प्रबल भीति द्वीप है, कोरल निर्मित द्वीप है। इसका आकार जो है घोड़ा की नाल की तरह है। घोड़ा की नाल के आकार वाले प्रबल द्वीप को हम एटॉल कहते हैं, एटॉल कहते हैं। हम देखेंगे कि ये लक्षद्वीप जो भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अरब सागर में भारत की समसामयिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 76 प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुई, और यह क्रांति से विश्व में पहली बार किसी राजा को उखाड़कर जनता का सरकार लाने का प्रयास किया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित किया गया। हालांकि हम देखेंगे कि नेपोलियन का उद्भव फ्रांसीसी क्रांति का ही माना जाता है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, फ्रेंडहुड की जो नारा फ्रांसीसी क्रांति ने दी, उसमें से स्वतंत्रता के नारा को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। हालांकि समानता और फ्रेंडहुड की नीति को वे अपनाने का प्रयास किया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने राजतंत्र पुनः स्थापित कर दिया। 77 प्रश्न है निम्नलिखित में किसने अपने राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी राजधानी क्यों ले गया? यह एक बहुत ही विवादित है। इस पर विद्वानों में भी मतभेद है, उस समय के जो इतिहासकार हैं उनमें भी मतभेद है, लेकिन यह आज के अधिकांश विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक कारण से मुक्त यह दिल्ली के स्थान पर देवगिरी लगे हैं, जो देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी। लेकिन वहाँ फिर उत्तर पर नियंत्रण करना कठिन होने लगा, इस कारण पुनः दिल्ली वापस उन्होंने राजधानी ले आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के स्थान पर देवगिरी का नाम दिया गया था दौलताबाद उन्होंने इसका नाम दिया था। 78 है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमिया का युद्ध से संबंधित है। क्रीमिया, यह युद्ध जो है 1853 से 56 तक के बीच का है। ये रूस और तुर्की के बीच हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन, इटली, जर्मनी आदि इस युद्ध में फ्रांस, इटली और ब्रिटेन आदि जो है तुर्की को साथ दिया। क्रीमिया के युद्ध में एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आया, जिन्होंने नर्स होकर शत्रु देश के सैनिकों और घायलों को भी सेवा करने का मानवतावादी नीति को अपनाया, जिसके कारण उन्हें लेडी ऑफ द लैम्प की उपाधि दी गई। क्रीमिया के युद्ध से ही, कीचड़ से ही इटली का निर्माण होगा। माउंट काबूर जो इटली के एकीकरण के जनक हैं, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था कि क्रीमिया के कीचड़ से ही इटली की एकीकरण होगी। 79 पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के 3 युद्ध बड़े ही महत्वपूर्ण रही है।
21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम के बीच। दूसरा 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। तीसरा 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को अब्दाली और मराठा के बीच। ये 3 पानीपत का युद्ध जो है वह भारत के इतिहास में युग क्रांतिकारी रही, क्योंकि प्रथम पानीपत के युद्ध से मुगल वंश की स्थापना हुआ, द्वितीय पानीपत के युद्ध से बाबर ने राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त किया और तृतीय पानीपत के युद्ध से मराठा की स्थिति कमजोर हुई, ब्रिटिश सरकार की स्थिति बेहतर होने लगी। 80 प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन किया गया तो 1971 में। जैसा कि हम जानते हैं कि शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो उनकी जीत हुई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। इस कारण हम देखेंगे कि बांग्लादेश के लिए वहाँ संघर्ष चला और फिर 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक भारत ने बांग्लादेश को लेकर युद्ध किया और युद्ध में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 81 प्रश्न है, महावीर किस राजघराने से संबंधित हैं? तो जो प्रश्न है उसका निकटतम आंसर छत्री हम दे सकते हैं। ये ज्ञात्रिक कुल के छत्री परिवार से संबंधित थे। महावीर का जो कुल है उसको है ज्ञात्रिक कुल है और ये छत्री थे। महावीर का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली के पास जो अभी मुजफ्फरपुर में पड़ता है वहाँ जन्म हुआ था। तो जो आपका विकल्प है इसमें छत्री हम दे सकते हैं। ज्ञात्रिक रियल में इनका ज्ञात्रिक कुल होगा। शक कुल में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। लिच्छवी जो है बज्जी संघ की मुख्यालय थी। सातवाहन वंश दक्षिण भारत के ब्राह्मण वंश था। प्रश्न है, मानसून का कारण क्या है? तो मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून क्यों है और ये क्यों सूखा या अधिक वर्षा देती है, इस बारे में अब तक विद्वान एक मत नहीं है, ना कोई एक उत्तर है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें मानसूनी हवा को जेट स्ट्रीम, अल नीनो आदि, पामीर का पठार आदि प्रभावित करता है। और ये मानसून जो मौसमी शब्द से, अरबी भाषा का शब्द से बना हुआ है, यह हिप्लस द्वारा मानसून की खोज किया गया। मानसून से भारत में 2 प्रकार की मानसून, 2 रास्ते से भारत में मानसून आती है। एक जो है केरल तट से, अरब सागर से, और दूसरा बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से। पहले भारत में मानसून अरब तट पर लगभग 1 जून को पहुंचती है और 15 जून तक लगभग भारत में, संपूर्ण भारत में मानसून का प्रभाव पड़ता है, बारिश होती है। मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। 83 प्रश्न है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो टाइबर नदी के किनारे जो है रोम बसा हुआ है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोम प्राचीन काल से एक सभ्यता रही है और नदी के किनारे सभ्यता बसने का कुछ मूलभूत कारण था, क्योंकि यातायात की साधन, पानी की उपलब्धता, झरना जो निकलती थी, कंदमूल फल आदि भी उस जहाँ से नदी निकलती थी उससे जुड़े हुए पर्वत पठार आदि से उन्हें उपलब्ध होती थी। और फिर खेती के लिए भी नदी महत्वपूर्ण रही। नदी मार्ग से ही प्रारंभ में खेती की जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि नदी मार्ग के द्वारा यातायात का साधन भी महत्वपूर्ण रही थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दुनिया के जितने भी सभ्यता हुई, 6 सभ्यता हुई, जिसमें 4 महत्वपूर्ण सभ्यता पूर्णतः नदी किनार से जुड़ा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विश्व के जो महत्वपूर्ण शहर है, बड़े बड़े शहर है, वह प्रायः किसी न किसी नदी के किनारे ही अवस्थित आज भी देखने को मिलती है। 84 है, किस विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार दिया गया है? तो हम देखेंगे यह अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 144
अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी महत्वपूर्ण विषय पर, चाहे सार्वजनिक विषय हो या राष्ट्र स्तर के विषय हो, उस पर वे जो है वे उनसे मांग सकते हैं। ध्यान रखना है कि सलाहकारी शक्ति है, तो पहला तो राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, राष्ट्रपति राय मांग सकते हैं। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, एससी सुप्रीम कोर्ट राय दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, क्योंकि ये सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति सलाह मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। यानी 143 अनुच्छेद में 3 शब्द याद रखना है। कभी कभी पूछेगा कि आर्टिकल 43 के अधीन 143 के अधीन क्या सही है, गलत है। राष्ट्रपति सार्वजनिक मामले के किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, राय मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट उनकी सलाह पर विचार दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और जो कुछ सलाह यदि सुप्रीम कोर्ट दे तो राष्ट्रपति को बाध्यकारी नहीं है, मानना है तो मान लेंगे, नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे। 85 प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो हम देखेंगे उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है 84,000 वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अफ्रीका के बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे गर्म मरुस्थल जो है कलहारी मरुस्थल है। दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल जो है कलहारी मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह थार मरुस्थल है। ये थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान के बीच जो है 2,60,000 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा, कलहारी सबसे गर्म और भारत में थार मरुस्थल। रेड क्रॉस के संस्थापक थे J.H. ड्यूरेंट द्वारा 1863 ईस्वी में जो है रेड क्रॉस की स्थापना हुआ। जेनेवा में इसकी मुख्यालय है। अब तक इन्हें 3 बार जो है शांति के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये जो है रेड क्रॉस संस्था को 3 बार पुरस्कार दिया गया है। बेडेन पावेल जो है स्काउट गार्ड से संबंधित है। यह त्रिनवेली जो थे वह पहला संयुक्त राष्ट्र संघ के पहला महासचिव जो थे त्रिनवेली थे। 87 है भारत चीन के बीच सीमा रेखा है, तो भारत चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन 1914 में बनाया गया था। डुरंड लाइन 1893 में बनाया गया। रेड क्लिफ 1947 में। हम देखेंगे कि मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच लाइन है, जिसे चीन अभी नहीं मानती है। डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाया गया था लैंसडाउन के काल में, लेकिन वर्तमान में डुरंड लाइन जो है भारत के और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा नहीं है। डुरंड लाइन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। सर रिलीफ रेड क्लिफ द्वारा जब भारत की विभाजन निश्चित हुई तो उसके लिए जो बाउंड्री कमीशन के मेन बनाए गए थे वो रेड क्लिफ थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा किसने की, तो कार्ल मार्क्स जो पूंजीवाद का नाश होने की बात की है। उनका कहना है कि अब तक मानव का इतिहास जो है अब तक का इतिहास मानव संघर्ष का इतिहास है। भौतिक द्वंद्ववाद के जनक कार्ल मार्क्स है। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार देने वाला कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा की 1848 में और दास कैपिटल जैसे पुस्तक लिखी। बड़ी ही विडंबना है कि दास कैपिटल पुस्तक वास्तव में 1867 में प्रकाशित हुआ। दास कैपिटल पुस्तक में लिखा है, विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है।
विश्व के मजदूर तुम एक हो जाओ, विश्व के मजदूर तुम एक हो जाओ, तुम्हें पाने के लिए जो है पूरा संसार है, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यह कार्ल मार्क्स ने नारा दिया। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष यानी अमीरी गरीबी, पूंजीवादी और समाजवादी जो विचार है उस द्वंद्वता को दर्शाता है इनका थॉट। 89 है विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें एम.एस. स्वामीनाथन को 1987 ईस्वी में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति का जन्मभूमि पंतनगर विश्वविद्यालय को, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति जो भारत में 1966-67 से शुरू मानी जाती है उसके जनक हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में जो है श्वेत क्रांति, अमूल ब्रांड के जनक है, श्वेत क्रांति के जनक है। 1970 में जो ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का देन है। डॉक्टर अमिताभ पटेल का क्षेत्र भी दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। 90 प्रश्न है सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचाती है, यह भी प्रश्न साइंस का है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर 8.3 सेकंड जो प्रश्न है वो दिया है 8.19 मिनट पर पृथ्वी पर पहुंचती है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने में जो समय लगती है वो 8.3 सेकंड लगती है और 8.19 मिनट यानी 8 मिनट 19 सेकंड लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की गति को सर्वप्रथम रोमर ने इसको जो है गणना किया था। प्रकाश निर्वात में भी जा सकती है। प्रकाश का निर्वात और प्रकाश का वायु में वेग सबसे अधिक होती है। 91 प्रश्न है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। 1985 ईस्वी में। द्रोणाचार्य जो महाभारत के एक बड़े पात्र जो अर्जुन सहित कौरव पांडव राजकुमारों के गुरु थे, द्रोणाचार्य के नाम पर 1985 से भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हें दी जाती है जो बेहतर खिलाड़ी को बनाने में योगदान देते हैं। दूसरे शब्द में कोच, जिसको आज हम कोच कहते हैं, खिलाड़ी के प्रशिक्षक को, प्रशिक्षण देने वाले को जो प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें जो गुरु होते हैं खेल में खिलाड़ी का, उन बेहतर परफॉर्मेंस यानी उनके शिष्य करते हैं तो उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि जो है 5 लाख से बढ़ा के अब 10 लाख कर दिया गया है। ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि जो है अब 10 लाख हो गया है। 92 है सबसे लवणीय सागर है, तो हम देखेंगे कि मृत सागर, मृत उसका नाम है मृत सागर, डेड सागर, जिसमें कि इतनी उसमें लवणता है कि कोई भी जीव जंतु जो है वहाँ उसमें अवशेष नहीं रह जाते हैं, बच नहीं पाते हैं, इसलिए इसका नाम है मृत सागर। मृत सागर में जो लवणता है वह लवणता जो है वह 220% है। 220% लवणता है, यह मृत सागर में है। मृत सागर की लवणता 220% है। ये जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर है। सबसे लवण यानी सबसे सल्टली जो झील है, लेक है, वह है वान झील। वान झील की जो सल्टिलता है वह है प्रतिशतता है वह है 330% है। भारत में सबसे खरा पानी जो है वह सांभर झील राजस्थान में है, सबसे खरा पानी वहाँ पाया जाता है। सेल्सियस कहाँ है, तो सेल्सियस हिंद महासागर में है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्सियस में 115 द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। सेल्सियस मुद्रा, सेल्सियस यहाँ की जो है सेल्सियस रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। ये हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का समूह सेल्सियस है, जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। 94 है 100 साल का युद्ध किसके बीच हुआ, तो 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ। 1337 से 1453 के बीच यह युद्ध लड़ी गई, जो कुछ क्षेत्र को लेने के लिए लड़ी गई और यह भारी विवाद रहा है। ध्यान रखना है कि जब कोई लंबी लड़ाई होती है, जिस तरह यहाँ आप देख रहे हैं
1337 से 1453 ईस्वी तक यह युद्ध हुई। कहने का अर्थ इतनी लंबी तक कंटिन्यूटी युद्ध नहीं होती है, रुक रुक कर होती है, लेकिन एक ही मुद्दा पर हो, एक ही उद्देश्य से हो, तो उसे हम उस युद्ध के नाम से जानते हैं। जिस तरह हम देखेंगे कि यदि कोई लंबी लड़ाई हो 20 साल तक हो, तो इसका अर्थ नहीं है कि 24 घंटा 20 साल तक युद्ध होता है, रुक रुक कर होती है, लेकिन एक ही मुद्दा पर यदि वह युद्ध हो रही है बार बार, तो उस स्थिति में हम उसे उतनी लंबी अवधि का गणना करते हैं। जैसे भारत में हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जो लगभग 150 वर्ष तक चली थी। इसी तरह क्रूसेड यानी धर्म युद्ध भी लगभग हम देखेंगे कि कई लंबे अवधि तक चला था। तो कहने का अर्थ है जो लंबी अवधि तक एक ही मुद्दे को लेकर लड़ा जाता है, वह युद्ध रुक रुक के अंतराल कर होता है, लेकिन वह युद्ध होती रहती है, उसे हम उस युद्ध की गणना उतनी लंबी अवधि के बीच की अवधि को करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1762 तक। उसमें भी फ्रांस और इंग्लैंड दो विरोधी दूर में थे। यहाँ भी 100 साल का युद्ध जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होगा। 95 है बज्जी संघ। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी संघ की राजधानी जो थी वह वैशाली। ये ध्यान रखना है कि बज्जी संघ की हम उसे राजधानी नहीं कहकर मुख्यालय कहेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई संस्था यदि संगठन हो उसका जो जगह होता है उसको हम मुख्यालय कहते हैं, हेडक्वार्टर कहते हैं, ना कि कैपिटल कहते हैं। फिर भी हम बताएंगे कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी जो वैशाली थी वही बज्जी संघ, जिसमें 8 संघ थी, जिसमें महात्मा बुद्ध महावीर के जो राज है वे भी शामिल थे। उन 8 जो संघ राज मिलकर एक संघ बनी थी जिसे हम बज्जी संघ कहते हैं, उसका मुख्यालय भी वैशाली थी। तो वैशाली इसका आंसर होगा। कुंडग्राम, जहां बुद्ध ये महावीर ने जिनका जन्म हुआ था 540 BC में कुंडग्राम में। मिथिला विदेह राजा से संबंधित है। मुजफ्फरपुर जो तिरहुत प्रमंडल की मुख्यालय है। 96 से बिहार के भागों में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो हम देखेंगे मगध, अंग और वज्जी, ये सभी जो है महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुतर निकाय ये क्या है? तो अंगुतर निकाय सुत पिटक का नाम आप लोग जानते होंगे। ये सुत पिटक के एक भाग है, बौद्ध धर्म के सुत पिटक का एक भाग है अंगुतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। हालांकि एक जैन धर्म की जो जिसमें महावीर की जीवनी है भागवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, लेकिन अंगुतर निकाय अधिक प्रमाणित है। कभी कभी आपसे प्रश्न होगा कि कहां 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद कब थे? तो 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। 16 महाजनपद का उल्लेख कहां मिलता है? तो उसमें अंगुतर निकाय और भागवती सूत्र, यदि दोनों आंसर हो तो दोनों दे देना है। दोनों में एक चूज करना हो, यानी 4 विकल्प में एक विकल्प चूज करना हो तो हम अंगुतर निकाय को करेंगे, क्योंकि भागवती सूत्र में जो 16 महाजनपद की चर्चा है वह कुछ महाजनपद अन्य स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से, आर्कियोलॉजी रिसोर्स से हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अंगुतर निकाय में जो 16 महाजनपद की चर्चा है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हम ये भी बताना चाहेंगे इस 16 महाजनपद में 2 पश्चिमोत्तर भारत में थी और एक दक्षिण भारत में थी। आपसे ये भी प्रश्न होती है, 16 महाजनपद से प्रश्न होगी कौन महाजनपद थी, उसकी राजधानी कहाँ थी, किस नदी, कोई नदी से जुड़ा हुआ है तो नदी तट से संबंधित जो प्रश्न होगी। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद थी जिसको नाम था अशुमक। इसकी राजधानी पोटली या पोतना ये गोदावरी नदी तट पर स्थित था। ये गोदावरी नदी तट पर स्थित था, याद रखना है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में अंग, मगध, बज्जी, अंग ये सभी महाजनपद 16 महाजनपद में ये महाजनपद भी शामिल है। 97 है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो हम बताना चाहेंगे, अभी अभी आपने देखा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ही हम चर्चा, 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर बौद्ध के समय का ही ये है प्रश्न। तो इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में प्रथम दुनिया का गणतंत्रात्मक वैशाली में थी। वैशाली यानी लिच्छवी गणराज्य विश्व की प्रथम गणतंत्र थी। जिस लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, तो इसका आंसर वैशाली हो जाएगा।
हम कभी कभी इस प्रश्न को हम गलत नहीं मानेंगे। जब इस तरह का विकल्प हो तो उसका अर्थ है कि इसमें से सबसे मुख्य कौन है। ये नहीं कि यहाँ बज्जी संघ नहीं है तो ये गलत है। बहुत लड़का ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये गलत है, सही नहीं। आपको जो दिया गया है चूज करने में, उस सेंस में देखिए कि कौन सही है। तो इसमें स्पष्ट रूप से वैशाली इसका आंसर होगा। विश्व की प्रथम गणतंत्र थी। गणतंत्र का अर्थ होता है जहां का राजा जो है वंशानुगत नहीं हो, जैसा कि भारत गणतंत्र है, यानी भारत के राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है गण के प्रमुख जनता द्वारा चुना जाए। जैसा कि हम जानते हैं लिच्छवी गणराज्य एक कुलीन तंत्र थी जिसमें 7707 उपराजा होते थे, प्रत्येक क्षेत्र से होते थे और उनमें से निर्वाचित व्यक्ति ही होते थे मेन। जहां लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी वहां एक भव्य माने सभा लगती थी, वह विशाल भवन थी जहां 7707 आदमी बैठते थे। उसको कहा जाता था सभागार। सभागार सभागार कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा वैशाली। स्पार्ट और एथेंस जो यूनान से जुड़ा हुआ है, यहां भी गणतंत्रात्मक, लेकिन यहां कुलीन तंत्र से जुड़ा हुआ अधिक प्रभावशाली था। वर्तमान में सबसे पुराना गणतंत्र, वर्तमान में सबसे पुराना गणतंत्र फ्रांस है। हमारी संविधान में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है हमने फ्रांस से लिया है। 98 है, बिहार के किस रियासत में राजा को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया? बिहार की, तो इसमें हम देखेंगे जगदीशपुर की बात हम करेंगे। जगदीशपुर आरा के एक 500 लगभग मात्र बीघा जमीन बाबू वीर कुंवर सिंह की था और उन्होंने 1857 के विद्रोह में सबसे कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने अंग्रेज को अनेक बार पराजित किया। सिर्फ एक बीबीगंज का युद्ध जो 2-3 अगस्त 1857 को हुआ उसमें सिर्फ उनकी पराजय हुआ और उनमें सब और अन्य सभी पर विजय प्राप्त हुआ। 23 अप्रैल 1858 का जो उनकी विजय था वह सबसे महत्वपूर्ण था, जिस कारण बिहार सरकार 23 अप्रैल को आज भी विजय दिवस मनाता है। जैसा कि हम जानते हैं 25 अप्रैल को रात्रि में जो है अंततः वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनको हाथ में जो गोली लगी थी उस हाथ तो काट के तो गंगा नदी में फेंक दिया, फिर भी संक्रमित हुई जो उनके मृत्यु का कारण बना। तो आंसर आपका जगदीशपुर होगा। 99 प्रश्न 1857 विद्रोह में कई नगरों प्रभावित बिहार में विभिन्न नगरों में विस्फोट, सही क्रम है। तो इस जो आपके प्रश्न है इसका सही क्रम हम दे सकते हैं तो बी होगा, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ बिहार में। बिहार में कब शुरू हुआ? तो 12 जून 1857 को कहां से हुआ? तो रोहिणी गांव से। ये रोहिणी गांव कहां है? तो देवघर में रोहिणी गांव से शुरू हुआ। और हम देखेंगे जुलाई के प्रारंभ में 3 जुलाई को जो देखेंगे 1857 में ये पटना से शुरू हो गया। फिर हम देखेंगे कि 24 जुलाई को मुजफ्फरपुर और 25 जुलाई को जगदीशपुर आरा में शुरू हुआ 1857 में ही। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प है इसका आंसर हम बी दे सकते हैं। 100वां प्रश्न है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से स्पर्श करती है। तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज जो बिहार का जिला है वह पश्चिम बंगाल से भी और नेपाल से भी टच करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार ये सभी जो है कोसी क्षेत्र की बिहार की जिला है जो बाढ़ से प्रभावित होती है। ये मिथिला क्षेत्र में आते हैं। इसमें किशनगंज का जो है वह बंगाल, पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से जुड़ेगा। किशनगंज के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार में प्रायः, चूंकि आप यदि बिहार में परीक्षा देते हैं तो बिहार से 5-7 प्रश्न आपसे पूछने की हमेशा प्रवृत्ति होती है। जो बिहार कोई भी लोकल स्टेट, राजस्थान और अन्य स्टेट जैसे झारखंड सब तो काफी मात्रा में प्रश्न पूछती है। बिहार सरकार उसके अपेक्षा कम पूछती है, फिर भी पूछती है। तो आप देखेंगे कि किशनगंज से एक और बड़ी प्रश्न होगा कि भारत में बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी कहां रहती है? तो बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का प्रतिशत देखा जाए तो किशनगंज में है। किशनगंज में 67% मुसलमान है। बिहार में माने किशनगंज की जो आबादी है उसमें 67% मुसलमान है, जो बिहार के किसी राज्य में सबसे अधिक है। यह हम 211 के जनगणना के आधार पर आपको बता रहे हैं। दूसरा, पूर्णिया से एक प्रश्न भी आपसे पूछी जाती है और पूर्णिया से यह प्रश्न होता है कि जूट उत्पादन बिहार में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन कहाँ होती है? पूर्णिया में होती है। भारत में कहाँ होती है?
पश्चिम बंगाल में होती है। और भारत में जूट का प्रतिद्वंदी यानी किस देश से मेरा जो है कम्पिटिटिव स्थिति बनी रहती है, तो वह बांग्लादेश से बनी रहती है। तो प्यारे बच्चों, अब छात्र छात्राओं, आप इसी तरह पढ़ते रहिए